हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, हम जो सीरीज़ कर रहे थे उत्तराखंड की बुक वाइज हम पढ़ रहे थे और सबसे पहले हम उत्तराखंड की जो सबसे बेसिक बुक मानी जाती है परीक्षा के लिए वो है परीक्षा वाणी। तो उसको हम कवर कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम इसका पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जो उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उनको हमने पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, उस चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है इस चैप्टर का और इसका दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें हम मध्यकाल तक पढ़ेंगे और फिर आधुनिक काल के लिए अलग से एक कल वीडियो इसके लिए आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल है और इसके अंदर काफ़ी सारी गुफाएं, काफ़ी सारे उडियार हैं, लेख मिले हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रिवीजन के तौर पर आप इसको लें और तुरंत जल्दी जल्दी आपका इसमें क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, देखिए लाखो गुफा कहाँ स्थित है, ये दलबैंड के निकट बाड़े छिना है, उसके निकट में दलबैंड नामक जगह है, वहाँ पर है अल्मोड़ा के अंदर। तो लाखो गुफा की जो लोकेशन है वो है अल्मोड़ा। इसकी खोज MP जोशी ने की थी 1968 में। कब की थी? 1968 में। देखिए, जो पुरानी वाली परीक्षा वाणी है उसमें 1963 दिया है, लेकिन अब जो नई बुक आई है उसमें करेक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो 68 में इसकी खोज की थी MP जोशी ने। और ये कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये सुयाल नदी के तट पर बसा है। प्रश्न पूछा जाता है कि अल्मोड़ा स्थित लाखो गुफा, ये लाखो उडियार किस नदी के तट पर है? तो ये सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ विशेषता क्या है? यहाँ से मानव और पशुओं के रंगों से सजे हुए चित्र मिले हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा मानव और पशुओं के रंगों से सजे हुए चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो है लाखो उडियार या लाखो गुफा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आए टॉपिक्स के अंदर, उसके लिए मैंने अलग से वन लाइनर रखे हैं लास्ट में, तो उनको हम एंड में वन लाइनर के फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा मध्यकाल तक। इसके बाद देखिए, मानव को यहाँ पर अकेले या फिर नृत्य समूह में नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाखो गुफा से आपको क्या मिला है? आपको पहले चित्र मिले हैं मानव और पशुओं के जो रंगों से रंगे हुए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है लुएथाप। तो लुएथाप कहाँ स्थित है? ये है अल्मोड़ा में स्थित है और इस जगह पर मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आपको केवल ये पूछा जाता है कि लुएथाप जो है ये कहाँ स्थित है। तो यहाँ से, क्योंकि लुएथाप से भी शैल चित्र मिले हैं और यहाँ के शैल चित्रों में मनुष्य को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। आपको प्रश्न बनता है, किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है? लुएथाप, अल्मोड़ा में। ठीक है, पेटसाल शिलाश्रय की बात कर लेते हैं। पेटसाल ये अल्मोड़ा में आता है। इसकी खोज किसने की थी? यशोधर मठपाल ने। कब की थी? 1989 में। और यशोधर मठपाल ने ही फड़कानौली शिलाश्रय की खोज की थी, जो कि कहाँ स्थित है? वो भी अल्मोड़ा में है और 1985 में की थी। पेटसाल से कत्थई रंग से रंगी नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला है फलसीमा। देखिए, फलसीमा भी अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि किस पुरातत्व स्थल से योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो वो कौन सा जगह है? वो है फलसीमा। और फलसीमा कहाँ आता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके बाद आती है गोरखा गुफा या फिर गोरखा उडियार। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? ये डुंगरी गांव, चमोली में स्थित है। अगर पर्टिकुलर पूछेगा तो डुंगरी गांव, नहीं तो चमोली जनपद। किस नदी के तट पर है? तो ये अलकनंदा नदी के तट पर है और यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो इन सभी जानवरों के रंगीन चित्र कहाँ से मिले हैं? गोरखा गुफा, जो कि कहाँ स्थित है? डुंगरी गाँव में, चमोली में। ठीक है, फिर आता है मलारी गांव। मलारी गांव भी चमोली में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ से लगभग 5.2 kg का मुख आवरण यहाँ से मिला है। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी और उनको यहाँ से क्या मिला है? 5.2 kg का एक मुख आवरण। आपको प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि इनमें से किस स्थान से 5.2 kg का मुख आवरण प्राप्त हुआ है? वो है मलारी गाँव, चमोली में। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 2002 में। यहाँ से नरकंकाल भी मिले हैं, जानवरों के अंग भी मिले हैं और मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से जो प्राप्त मिट्टी के बर्तन हुए हैं वो जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है, पाकिस्तान में एक जगह है स्वात घाटी, वहाँ से भी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उन दोनों के क्या है? उन दोनों में समानता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ यानी कि जो पाकिस्तान के स्वात घाटी में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वैसे ही बर्तन कहाँ से मिले हैं? मलारी गाँव से। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से किस स्थान से पाकिस्तान की स्वात घाटी जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो वह है मलारी गाँव, चमोली में। और यहीं से महापाषाणकालीन समाधियों की भी खोज की थी 1956 में। किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बातें भी याद रखनी है।
अगला पुरास्थल देख लेते हैं, वो है किमिनी गांव। किमिनी गांव कहाँ स्थित है? यह है थराली के निकट है, चमोली जनपद में। ठीक है, किमिनी गांव चमोली में है और यहाँ से सफ़ेद रंग के शैलचित्र मिले हैं। आपको प्रश्न ऐसा आएगा, सफ़ेद रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? किमिनी गांव, जो कि चमोली में है। दूसरा इस तरीके से पूछा जा सकता है, किस जगह के शैलचित्रों में सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सा है? वो भी किमिनी गांव चमोली में है। ठीक है, अगर पूछेगा नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले, देखिए सफ़ेद रंग तो हमने पढ़ लिया, अगर आता है नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, तो वो है हुडली, जो कि उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनमें से किस स्थान से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? वो है हुडली, उत्तरकाशी। बनकोट से क्या मिला है? 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? ये हुई हैं बनकोट। बनकोट कहाँ आता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं अधैतिहासिक काल की। इस काल को पौराणिक काल भी बोला जाता है, क्योंकि इस काल का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? वो है जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो इस काल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, काल का विस्तार अगर हम बात करें तो 4वीं शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक काल तक का जो बीच का काल है, उसी को आदि ऐतिहासिक काल या पौराणिक काल भी बोला जाता है। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि आदि ऐतिहासिक काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसको पौराणिक काल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इस काल का जो स्रोत है वो क्या है? वो धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है कि आपको दोबारा से बुक पढ़नी पड़े, वहाँ पर जाके दोबारा से चैप्टर पढ़ना पड़े। अगर आपने एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको यहाँ पर सेट किया है। अब देखिए, काल हमने ये पढ़ लिया। ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए 2 बातें, यहाँ पर 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। पहला, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है, किस ग्रंथ में किया गया है? तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में किस नाम से किया गया है? तो वह है देवभूमि या मनुष्यों की भूमि, मनीषियों की भूमि। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 प्रश्न। पहला उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में। किस नाम से है? देवभूमि या मनीषियों की भूमि। अगर बात करें जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? तो उसमें कहा गया है पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र या फिर स्वर्ग भूमि। ये किस में कहा गया है? जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं। आपको पूछा जाएगा ऋग्वेद में क्या कहा गया है, अन्य धार्मिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, इनमें से आपको नाम दे देगा। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें क्या कहा गया है उत्तराखंड के लिए? इसमें उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको पूछा जाएगा इनमें से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, अगर बात करें स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है? मानसखंड और केदारखंड। यानी कि मानसखंड कुमाऊं के लिए आया है और गढ़वाल के लिए केदारखंड। तो ये प्रश्न आपको अलग अलग पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मानसखंड। गढ़वाल के लिए केदारखंड। ठीक है, किसमें है ये? स्कंद पुराण में। अगर बात करें पुराणों में, तो पुराणों में दोनों के लिए क्या बोला गया है? उत्तराखंड या फिर ब्रह्मपुर या खशदेश। ठीक है, पुराणों में ये बातें बोली गई हैं उत्तराखंड के लिए। केवल हम नाम देख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और बौद्ध साहित्यों की बात करें तो ये प्रश्न पेपर में बन चुका है कि बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? उत्तराखंड के लिए उसमें हिमवंत कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? वो है पाली भाषा में। आपको ये भी प्रश्न आता है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है? ये ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र की। ठीक है, पौराणिक काल में गढ़वाल क्षेत्र कैसा था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, पहली बात देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ स्थित राजा एक असुर राजा था संबर। तो इसके 100 गढ़ यहाँ पर थे। आपको पूछा जाएगा इनमें से किस असुर के गढ़वाल क्षेत्र में 100 गढ़ों का क्या मिलता है? प्रूफ मिलता है या साक्ष्य मिलता है। तो वो कौन है? वो है शंबर। ये पुराणों में उल्लेख किया गया है, पुराणों में। तो वो कौन था? राजा शंबर के। और इसके इन 100 गढ़ों को नष्ट किया था इंद्र और सुदास ने। ठीक है, आपको प्रश्न आएगा कि राजा शंबर के जो 100 गढ़ स्थित है गढ़वाल में, उनको किसने नष्ट किया था? इंद्र और सुदास ने। ठीक है, इसी गांव के, इसी क्षेत्र के जो गढ़वाल क्षेत्र है, इसी के जो प्राणा गांव है, वहीं पर सप्तऋषि रहे थे प्रलय के बाद। देखिए, जब प्रलय आई थी उस समय तो सप्तऋषि जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की थी और उसके बाद दोबारा से सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा भी इसी क्षेत्र में आकर की थी। ठीक है, कौन से गांव में? प्राणा गांव में। कुबेर की राजधानी, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जगह कुबेर की राजधानी है? वो है अलकापुरी। ये भी गढ़वाल में आती है। मनु का निवास स्थान, तो मनु का जो आदि निवास स्थान है वो है अलकापुरी, वो भी अलकापुरी है। और मनु, जिसको मनुष्य का आदि पूर्वज भी बोला जाता है। तो आपको पूछा जाएगा इनमें से किसे मनुष्यों का आदि पूर्वज माना जाता है? वो कौन है? मनु। ठीक है,
ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का निवास स्थल भी यही है। कौन सा है? यही यहाँ पर जो ये शब्द है ये गढ़वाल के लिए आए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे उनका जो निवास स्थल है वो कहाँ है? वो भी गढ़वाल में ही स्थित था, ठीक है। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, ये सारी गुफाएं कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास ये स्थित है, ठीक है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये कहाँ स्थित है? तो ये विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। अगर आपको प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न आता है, देखिए इनमें से कौन सी चीज़ टिहरी में नहीं है, तो कौन सी है? आपको 3 ऑप्शन दे देगा और आपके आखिर में दे देगा इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों जो जगहें हैं, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों के तीनों टिहरी में है और विसोन पर्वत पे है। पर्वत पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सीतानस्यु पट्टी कहाँ स्थित है? तो सीतानस्यु पट्टी जो है ये भी देवप्रयाग में है, यानी कि टिहरी के अंदर आता है और यहीं पर माता सीता जो थी वो पृथ्वी में समाई थी। आपको पूछा जाता है इनमें से किस स्थान पर सीता माता जो थी वो पृथ्वी में समाई थी? सीतानस्यु पट्टी में, और ये कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में। और यहीं पर हर साल मंसार में क्या लगता है? एक मेले का भी आयोजन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भगवान राम की। तो देखिए भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या की थी? तो इन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी, ठीक है। और लक्ष्मण जी ने कहाँ की थी? उन्होंने तपोवन में तपस्या की थी। जो दोनों के दोनों स्थल हैं वो टिहरी गढ़वाल में आते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ आपको देवप्रयाग के बारे में ध्यान रखना है कि देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो भगवान राम ने यहाँ पर जो तपस्या की थी अपने अंतिम समय में, ये प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ये दोनों प्रश्न। अब देखिए महाभारत में जो वन पर्व है उसके अंदर भी उत्तराखंड के बारे में कई बातें कही गई हैं। अब उत्तराखंड के बारे में वन पर्व में क्या क्या कहा गया है उसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़, हरिद्वार से केदारनाथ तक के बीच पड़ने वाले स्थलों का वर्णन किया गया है। आपको पूछा जाएगा प्रश्न, इनमें से किस पर्व में, महाभारत के किस पर्व में हरिद्वार से लेकर केदारनाथ के बीच पड़ने वाले जो स्थल हैं, जो स्थान हैं, उनके बारे में बताया गया है? तो वो है वन पर्व, ठीक है। कि महाभारत का वन पर्व, कितने पर्व है महाभारत में? कुल 18 पर्व हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जो वन पर्व है उसमें बोला गया है कि हरिद्वार से लेकर केदारनाथ के मध्य में जो जो स्थान आते हैं उनका वर्णन किया गया है। केदारनाथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो भृंगतुंग नाम से भी जाना जाता है केदारनाथ को। दूसरा जो वन पर्व में बताया गया है कि इस क्षेत्र में लोमश ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख किस ग्रंथ में है या किस पर्व में है? तो वह है वन पर्व में, ठीक है। तो लोमश ऋषि के साथ पांडवों का गढ़वाल क्षेत्र में आने का उल्लेख महाभारत के किस पर्व में किया गया है? वन पर्व में, ठीक है। बद्रीनाथ पर चर्चा भी किस पर्व में की गई है? वो भी है वन पर्व में, ठीक है। और यहाँ किरात और पुलिंद जातियों का निवास था, ये किस पर्व में कहा गया है? ये भी वन पर्व में बोला गया है। तो वन पर्व, महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र पर इनमें से किन जातियों का निवास था? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको सेलेक्ट करना है किन का निवास था? किरात और पुलिंद का, ठीक है। अब पुलिंद आया है तो पुलिंद के राजा के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए पुलिंद राजा यहाँ पर जो राज कर रहा था उस समय वो था सुबाहु, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, जिसको सुबाहुपुर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था महाभारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि इनमें से किस राजा ने पांडवों की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो सुबाहु ही था, क्योंकि इसने फिर महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, ठीक है। दूसरा राजा विराट, एक दूसरे राजा का, अगर बात करें सुबाहु के बाद अगर इस क्षेत्र में किसी और दूसरे राजा का उल्लेख किया गया है महाभारत में, वह है राजा विराट। इसकी राजधानी विराटगढ़ी थी। विराटगढ़ी देहरादून की साइड पड़ता है। ये किस चोटी पर स्थित है? किस पर्वत चोटी पर ये स्थित है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। किस पर्वत पर ये स्थित है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो ये राजा विराट था, इसी की जो पुत्री थी उत्तरा, उसका जो विवाह हुआ था वो अभिमन्यु से हुआ था, ठीक है। अभिमन्यु कौन था? अर्जुन का पुत्र था। तो विराट की ही पुत्री से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था, ठीक है। उसकी पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध विद्यापीठ। प्रसिद्ध विद्यापीठ यहाँ पर देखिए प्राचीन क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। कौन कौन से? एक था बद्रिका आश्रम और एक था कर्णव आश्रम, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कर्णव आश्रम, ठीक है। कर्णव आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? कि चक्रवर्ती सम्राट भरत का जो जन्म स्थल है वो कर्ण आश्रम भी माना जाता है, ठीक है। कर्ण आश्रम यहाँ पर माना जाता है और मालिनी नदी के तट पर ये बसा हुआ है, ठीक है। जो शकुंतला और जो राजा दुष्यंत थे उनके प्रेम प्रसंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है कर्ण आश्रम, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर बसा है? तो ये मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है और इसका वर्तमान नाम है चौका घाट या चौकी घाट, ठीक है। तो वर्तमान नाम क्या है इसका? चौका घाट है। और कालिदास ने इसी आश्रम में जो उनका ग्रंथ है, उनकी जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी रचना भी इन्होंने इसी आश्रम में की थी, ठीक है, कर्णव आश्रम में।
कालिदास ने कर्ण आश्रम को किस नाम से संबोधित किया है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 प्रश्न आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। पहला, विराटगढ़ी किस पर्वत पर बसा हुआ है। दूसरा, कालिदास ने कर्ण आश्रम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यह कर्ण आश्रम को उसने क्या कहा है। तो आपको ये बातें कर्ण आश्रम के बारे में याद रखना है। पहला, कर्ण आश्रम है कहाँ, तो ये पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार के नज़दीक स्थित है। ठीक है, कोटद्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा, यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। तीसरा, यहाँ पर मालिनी नदी के तट, यहाँ पर ये मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और चौथा, इसका वर्तमान नाम है चौघा घाट। और कालिदास ने इसी आश्रम में अपने क्या थी, जो उनका ग्रंथ है अभिज्ञानम शकुंतलम, इसकी रचना इन्होंने यहाँ पर की थी। तो हमने गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र के बारे में अगर हम पढ़ें तो शुरुआत में केवल चंपावत के आसपास का जो इलाका था उसी को कुमाऊं माना जाता था। तो आपको प्रश्न आता है, कुमाऊं का प्रथम नगर किसे माना जाता है, तो कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है चंपावत को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र की। देखिए, मानस खंड में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए, कुर्मांचल शब्द का। ठीक है, मानस खंड में कुमाऊं के लिए कौन सा शब्द आया है, आपको ऐसे 3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कुमाऊं, कुर्मांचल और कुमो। तो कुर्मांचल शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुर्मांचल शब्द कैसा शब्द है, संस्कृत। लेकिन आगे जाते जाते क्या हुआ, प्राकृत में ये कुमो बन गया और हिंदी में फिर ये फाइनली क्या बन गया, कुमाऊं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कुमाऊं किस भाषा से, हिंदी का है, कुमो ये था प्राकृत का, और ये संस्कृत भाषा में था कुर्मांचल। अब बात करते हैं कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो कुमाऊं का जो सर्वाधिक उल्लेख हुआ है वो मानस खंड में हुआ है। मानस खंड किसका हिस्सा है, स्कंद पुराण का। ठीक है, यक्षों के निवास की पुष्टि किससे होती है, तो ये जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, और वहाँ से पुष्टि होती है कि कुमाऊं क्षेत्र में पुराने टाइम पे, यानी कि प्राचीन काल में क्या था, यहाँ पर यक्षों का निवास स्थान था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है, तो देखिए कुमाऊं में नागों का भी अधिकार रहा, तो नाग मंदिर सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, वो है बीनाग या बैनी नाग, और इसकी लोकेशन है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख लेख जो उत्तराखंड से मिले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण लेख है वो है अशोक का। तो अशोक का कालसी अभिलेख कब मिला है, ये मिला है कालसी से मिला है। ठीक है, कालसी से मिला है अशोक का जो लेख है, 257 BC का है ये। ठीक है, कब का है, 257 BC का है, यानी कि ईसा पूर्व का है। लेख की भाषा क्या है, लेख पाली भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया, और यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसमें, जो अशोक का कालसी अभिलेख है। और यहाँ पर उस समय कुड़िंदों का राज था, इसलिए बोला गया कि जो कुड़िंद थे शुरुआत में किसके अधीन थे, तो ये मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कालसी की, तो ये यमुना और टोंस नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, कालसी किन नदियों के संगम पर बसा है, आपको पूछा जाएगा, कालसी किन नदियों के संगम पर बसा है, यमुना और टोंस। ठीक है, अगला है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। तो राजकुमारी ईश्वरा, इनका भी एक शिलालेख मिला है, कहाँ से, ये मिला है लाखा मंडल से। और इस शिलालेख से ये बात यहाँ पर पता चलती है कि इस क्षेत्र में यादवों का राज था। ठीक है, यादवों के राज की पुष्टि किस अभिलेख से या किस शिलालेख से मिलती है, राजकुमारी ईश्वरा का, और ये लाखा मंडल से मिला है। ठीक है, मंदिरों का दीवारों पर उत्कीर्ण लेख, तो इनमें से देखिए स्थान आपको पूछे जाएंगे, इनमें से किस स्थान के मंदिरों में दीवारों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं, तो कौन कौन से हैं वो, गोपेश्वर से मिले हैं, कालीमठ, केदारनाथ और नाला। तो इन जगह से दीवारों पर लेख मिले हैं। ठीक है, दीवारों पर उत्कीर्ण किए हुए लेख यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, गुफाओं के अंदर लेख, कौन कौन सी गुफा हैं जिनके अंदर लेख मिले हैं, तो वामन गुहा, प्रयाग और कल्पनाथ, इन गुफाओं के अंदर क्या मिले हैं, लेख मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिले हैं। तो ईंटों पर जो लेख मिले हैं ये मिले हैं नैनीताल और बाड़वाला से। बाड़वाला यानी कि देहरादून में है। इन जगहों से क्या मिले हैं, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हुए हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि गुफाओं के अंदर लेख इनमें से किस जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह से ईंटों पर लिखे हुए लेख मिले हैं, तो कौन सा है, नैनीताल और बाड़वाला। मूर्ति पिटिका लेख कहाँ से मिले हैं, तो ये देवलगढ़ और कोलसारी से मिले हैं। त्रिशूल लेख की बात करें तो त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं, तो ये गोपेश्वर और बाड़ाहाट से मिले हैं। और जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, ठीक है, रुद्रशिव मंदिर से मिला है, और इसमें 2 राजाओं का वर्णन किया गया है। 2 राजाओं के इसके अंदर नाम है, कौन कौन से वो राजा हैं, एक है नागपति नाग जो कि 6ठी सती का राजा था, और दूसरा है अशोकचल जो कि 12वीं सती का राजा था। ठीक है, तो इन दोनों का इसके अंदर क्या है, उल्लेख किया गया है। आपको पूछा जाता है कि जो गोपेश्वर में रुद्रशिव मंदिर से जो त्रिशूल लेख मिला है उसमें किन राजाओं के नाम हैं, नागपति नाग और अशोक चल का यहाँ पर नाम है।
अब बात करते हैं कुषाणकालीन मुद्राएं। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मिली है मुनि की रेती और सुमाड़ी से। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इनमें से किस स्थान से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है या हुई हैं, तो हुई है कहाँ कहाँ से? मुनि की रेती और सुमाड़ी। अगर हम बात करें कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र कहाँ से मिले हैं, तो ताम्रपत्र जो मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के, ये पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ इन जगहों से मिले हैं। ठीक है, आपको प्रश्न दे देगा, 3 दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा इन्हीं में से सभी। तो आपको सभी याद रखने हैं, चारों नाम याद रखने हैं आपको। पांडुकेश्वर से भी मिले हैं, कंडारा से मिले हैं, चंपावत और बैजनाथ से मिले हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र। देखिए, प्राचीन लेखों में कुछ उल्लेखित पदाधिकारी भी हैं कि उसको क्या बोला जाता था। ठीक है, यानी कि उस समय जो पद था उसको वर्तमान में कैसे बोला जाता था। देखिए, जो महत्तम होता था, महत्तम बोला जाता था ग्राम शासक को। ठीक है, जो ग्राम का शासन करता था उसको महत्तम के नाम से जाना जाता था। भृत्य की बात करें तो सेवक के लिए भृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। द्वार रक्षक के लिए प्रतिहार बोला जाता था। रक्षक के लिए गौप्त शब्द का प्रयोग किया जाता था। गढ़ रक्षक कोटपाल कहलाता था और सेना नायक बला अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, सेना नायक को किस नाम से जाना जाता था? बला अध्यक्ष। फिर आता है प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति को महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और फिर तहसीलदार, इसको कुलचारिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसको? तहसीलदार को। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम ऐतिहासिक काल पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक काल के बाद इस वीडियो में हम मध्यकाल पढ़ेंगे और फिर आधुनिक काल हम पढ़ेंगे हमारे इसके अगले पार्ट में, जो कि आएगा कल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल पढ़ लेते हैं। प्रश्न देखिए बनते हैं, रिवाइज हम कर रहे हैं, आप इसको रिवीजन के तौर पर ही लीजिए। ठीक है, देखिए पहला है कुड़िंद शासक ऐतिहासिक काल के अंदर। तो कुड़िंद शासक कौन थे? उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति। ठीक है, उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति कौन है? वो है कुड़िंद। कुड़िंद प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। हमें कैसे पता चला? कालसी अभिलेख से। ठीक है, तो कालसी अभिलेख से ये पता चलता है कि जो कुड़िंद शासक थे ये मौर्यों के अधीन थे। सबसे शक्तिशाली कुड़िंद शासक कौन है? तो सबसे शक्तिशाली जो कुड़िंद राजा है वो है अमोघ भूति। यह आपने ध्यान में रखना है, अमोघ भूति। अमोघ भूति किस वंश का शासक है या किस राजवंश से संबंधित है? कुड़िंद राजवंश से। ठीक है, इसकी मुद्राओं पर देवी और मृग का अंकन हुआ है। ठीक है, यानी कि देवी और मृग का जो चित्र है वो इसकी मुद्राओं पर मिले हैं। किसकी? अमोघ भूति के। अल्मोड़ा से इनकी जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो कुड़िंद काल की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी हैं? आसेक है, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, इनमें नाम ये आए हैं। ठीक है, यानी कि जो मुद्राएं प्राप्त हुई है अल्मोड़ा से कुड़िंद काल की, उनमें इन राजाओं के नाम लिखे गए हैं। ठीक है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदानों पर शकों का अधिकार, यानी कि देखिए सबसे शक्तिशाली राजा कौन था कुड़िंद वंश का? वो था अमोघ भूति। और जब अमोघ भूति की मृत्यु हो गई तो गढ़वाल के या उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र था वहाँ पर शकों ने अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, और शकों के कुमाऊं में शकों के अधिकार की पुष्टि कौन करता है? शक संवत का प्रचलन और सूर्य मंदिर, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? कटारमल का सूर्य मंदिर। तो ये हमें इससे पता चलता है कि कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो ये शक शासकों ने ही बनवाया होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कुषाण शासकों की। देखिए शकों के बाद, देखिए अमोघ भूति मरा, कुड़िंद वंश था, कुड़िंद वंश के बाद शक आ गए, शकों के बाद कौन आ गए? कुषाण वंश। कुषाण शासक यहाँ पर आ गए तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो शकों के बाद कौन आए? कुषाण आ गए तराई क्षेत्र में। कुषाण कालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब हमको ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए अल्मोड़ा से हमें किसके मिले हैं? कुड़िंद काल के। कार्तिकेयपुर के भी मैंने आपको बता दिया। ताम्रपत्र हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब बात आ रही है कुषाण कालीन अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। ये मिले हैं वीरभद्र से, जो कि ऋषिकेश में है, मोरध्वज जो कि कोटद्वार के पास है, और गौविषाण यानी कि काशीपुर। तो इन जगह से हमें कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुषाणों और कुड़िंदों के समकालीन कौन थे? तो कुषाणों और कुड़िंदों के समकालीन थे योधेय शासक, और इन्हीं शासकों ने कुषाणों का यहाँ पर दमन किया था। यानी कि कुषाणों को कुचलने में जो प्रमुख योगदान था वो किसका था? योधेय शासकों का था। ठीक है, इनकी मुद्राएं कहाँ से मिली है? किनकी? योधेय शासकों की। ठीक है, योधेय शासकों की बात हो रही है। जौनसार और कालो डांडा से इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कीर्तपुर राज्य। इसका जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक भी कुड़िंद को ही माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसे गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया है। किसमें बताया गया है? ये प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है। इसकी रचना किसने की थी या किसने बनवाया था इसको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका दरबारी रहता था, वो इसके दरबार में था।
इनको पराजित कर नागों का उत्तराखंड पर अधिकार हो गया। तो देखिए कृतपुर राज्य ने अपना अधिकार यहाँ पर जमाया और इनको फिर पराजित किया नागों ने, और उत्तराखंड पर 5वीं शती में या 5वीं सदी में अपना क्या कर लिया, अधिकार उत्तराखंड पर जमा लिया। नागों को फिर किसने पराजित किया, मौखरियों ने। मौखरियों में कौन थे, ये मौखरी थे कौन, ये कन्नौज के शासक थे। मौखरियों ने नागों को पराजित किया, लेकिन फिर क्या हुआ, अंतिम मौखरी शासक था ग्रहवर्मा, और इसकी हत्या हो जाती है, जो हम प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके हैं। और फिर इसका जो बहनोई होता है वो आता है हर्षवर्धन, और वो फिर यहाँ पर राज करना शुरू करता है। ठीक है, यानी कि आप देखिए, नाग आए, नागों को मौखरियों ने हराया। मौखरी कौन थे, कन्नौज के ये शासक थे। और फिर जो अंतिम मौखरी राजा था वो था ग्रहवर्मा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से अंतिम मौखरी शासक कौन था, वो था ग्रहवर्मा। और फिर उसका बहनोई आता है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में हर्षवर्धन क्या हुआ, उसके टाइम पर कैसे कैसे यहाँ पर चला। देखिए उत्तराखंड में जब हर्षवर्धन आया, इसका कवि कौन था, इसका कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने एक रचना की है हर्षचरित की। तो आपको प्रश्न आता है हर्षचरित की रचना किसने की है, वो है बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का। समकालीन किसका है ये, इसके समकालीन चीनी यात्री। तो हर्षवर्धन के ही टाइम पर उत्तराखंड में ह्वेनसांग आया था। ठीक है, ह्वेनसांग कौन है, ये चीनी यात्री था, और ये हर्षवर्धन के ही काल में भारत आया था, जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को पोली ही मोपुलू के नाम से बोला, जिसका अर्थ कर्निंगम ने बोला कि इसका अर्थ है ब्रह्मपुर। ठीक है, यानी कि ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, और कनिंगम ने कहा कि जो ह्वेनसांग ने कहा है उसका अर्थ है ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग ने हरिद्वार का मेजरमेंट भी बताया कि हरिद्वार का एरिया कितना है, उसने बताया 20 ली। ली क्या है यहाँ पर, लीटर नहीं है, ये कोई चीनी माप रही होगी उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं पौरव वंश। देखिए पौरव वंश के शासक के बारे में भी बताया गया है कि 6ठी शताब्दी में उत्तराखंड पर पौरव वंश का शासन था, और इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे विष्णुवर्मन द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, 2 विष्णुवर्मन आए थे, पहले और द्वितीय। वृषवर्मन आए, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन, ये सब कौन है, पौरव वंश से हैं। और पौरव वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र है, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र के से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, पौरव वंश की। अब बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश की। देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश ये उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, और इसने अपना राजवंश कब से कब तक चलाया, 700 से 1010 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पर कुछ डेट्स ऐसे दी गई हैं, यहाँ पर साल ऐसे दिए गए हैं कि जिनमें क्या होता है, जिनमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है। लेकिन अभी हम केवल रिवाइज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी बातें क्लियर करते हुए चलूँगा। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश को। ये कहाँ के थे, तो कार्तिकेयपुर जो राजा थे ये बोला जाता है कि ये अयोध्या के थे। और ये किसने बोला, ये बोला लक्ष्मीदत्त जोशी ने। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजा सूर्यवंशी थे, ये किसने बोला, बद्रीदत्त पांडी ने। तो आपको पूछा जाएगा किसके अनुसार जो कार्तिकेयपुर राजा थे वो अयोध्या से आए थे, वो बोला लक्ष्मीदत्त जोशी ने। ठीक है, इनमें से किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा सूर्यवंशी थे, बद्रीदत्त पांडे ने। इनकी राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा पाली थी। ठीक है, यानी कि राज दरबार में जो भाषा यूज होती थी, जिसमें सारे काम होते थे, वो थी संस्कृत। लेकिन जो लोक भाषा थी, जो राज्य में बोली जाती थी, जिसमें लोग आपस में बातें करते थे, वो कौन सी भाषा थी, पाली। कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष किसे माना जाता है, यह भी अच्छा प्रश्न है। राजा शालिवाहन को कार्तिकेयपुर राजाओं का आदि पुरुष माना जाता है। राजधानी की बात करें तो 300 साल तक जोशीमठ थी, लेकिन बाद में राजधानी बैजनाथ चली गई थी इनकी। ठीक है, तो 300 साल तक राजधानी कहाँ स्थित थी कार्तिकेयपुर राजाओं की, जोशीमठ, और उसके बाद बैजनाथ में। इस राजवंश के पहले परिवार का पहला शासक कौन था, वो था बसंत देव, जो कि हमें कहाँ से पता चलता है, बागेश्वर से एक लेख प्राप्त होता है इसका, जिसमें हमें पता चलता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 वंशों ने शासन किया था, और पहले वंश का जो पहला शासक था वो था बसंत देव। इसने कौन सी उपाधि धारक की थी, तो परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, किसने, जो ये संस्थापक था बसंत देव। तीसरा राजा कौन आया था, देखिए बसंत देव के बाद एक राजा और बना जिसका उल्लेख या जिसका नाम नहीं ज्ञात है इतिहास में, और उसके बाद जो बसंत देव के बाद राजा बना, उसके बाद राजा बनता है खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको बन सकता है कि इनमें से कौन सा राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, वो था खरपर देव। फिर आता है खरपर देव के पुत्र और पुत्रवधू, ये भी बुक में दिया गया है, तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है पेपर में कि इनमें से
कल्याण राज किस कार्तिकेयपुर राजा का पुत्र था? खरपर देव का। और इसकी जो पुत्री वधू थी, यानी कि इसकी जो पत्नी है कल्याण राज की, वो कौन है? महारानी लद्दा देवी। ठीक है, खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज। ठीक है, त्रिभुवन राज खरपर देव वंश का अंतिम शासक था। देखिए, जब बसंत देव का जो वंश चल रहा था उसके बाद क्या हुआ? गढ़वाल पर उसने आक्रमण किया। किसने? ललित आदित्य मुक्तापेडी ने, जो कि कश्मीर का शासक था। तो उथल पुथल मची, बसंत देव का जो वंश था वो सिमट गया और आ गया खरपर देव वंश। ठीक है, उसी प्रकार खरपर देव वंश का अंतिम शासक था त्रिभुवन राज, और फिर गढ़वाल पर आक्रमण हो गया पाल नरेश, जो बंगाल का पाल शासक था धर्मपाल, उसका। और उस आक्रमण के बाद फिर से उथल पुथल मची, खरपर देव वंश सिमट गया और आ गया कौन सा वंश? निम्बर वंश। ये सभी शासक कार्तिकेयपुर शासक हैं। ठीक है, अब देखिए धर्मपाल के बाद क्या हुआ? पाल नरेश था ये, इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ये हमें कहाँ से पता चलता है? नालंदा अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ खरपर देव वंश के बाद निम्बर वंश स्थापित हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि इनमें से किस कार्तिकेयपुर राजा ने पालों से संधि की थी, यानी कि जो पाल शासक थे उनसे संधि की थी? वो कौन था? निम्बर देव। निम्बर जो था ये शैव वंश या शैव धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, शैव धर्म को ये मानता था। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया? वो भी निम्बर देव ने करवाया था। ठीक है, अब निम्बर का एक पुत्र आया फिर ईष्टगण। ईष्टगण से प्रश्न आया है पेपर में कि इनमें से किस शासक ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है? पहला प्रयास किया, वो कौन था? ईष्टगण या ईष्ट देव भी इसको बोला गया है, और ये निम्बर देव का पुत्र था। इसी ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज मंदिर का निर्माण कराया है। तो आपको इनमें से किसी भी मंदिर का नाम दे देगा और बोलेगा जागेश्वर में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ईष्ट देव या ईष्टगण ने। ठीक है, फिर इसका पुत्र आता है ललित सूरदेव। इसको इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बोला गया है। ठीक है, ललित सूरदेव का। और इसे धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है, यानी कि 12 अवतार जो था उनके साथ इसकी तुलना की गई है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। ठीक है, फिर ललित सूरदेव का पुत्र आता है। ललित सूरदेव के पुत्र का नाम था भूदेव, और इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो आपको प्रश्न पूछा जाता है इनमें से किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? वो था भूदेव। इसने बैजनाथ में मंदिर का निर्माण कराने में भी सहयोग दिया था। ठीक है, फिर एक और वंश आता है यहाँ पर सलौदित्य वंश। इस वंश का जो संस्थापक था वो था इच्छड़ देव, और इच्छड़ देव के बाद जो शासक बने उसके बाद बना देसत देव, परम देव और सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव को ही अंतिम कार्तिकेयपुर शासक माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हाईकोर्ट के एग्जाम में आया हुआ था कि इनमें से कौन कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक है? तो सुभिक्षराज देव माना गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। तो आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन कब होता है उत्तराखंड में? तो उस समय कार्तिकेयपुर राजवंश जो था उत्तराखंड में चल रहा होता है। तो इन्हीं के टाइम पे शंकराचार्य यहाँ पर आते हैं, और इन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया। इन्होंने ही इस क्षेत्र से बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने में इन्होंने योगदान दिया, और पुनः से हिंदू धर्म की इन्होंने यहाँ पर स्थापना की। ठीक है, ज्योतिर्मठ की इन्होंने स्थापना करी जोशीमठ के अंदर, और 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में अपने प्राण त्याग दिए। तो केदारनाथ में इनकी समाधि भी स्थित है, और 820 ईस्वी में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो आए किसके टाइम पे थे? कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे आए थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी समाधि कहाँ स्थित है? वो है केदारनाथ में। अब पढ़ेंगे हम मध्यकाल के बारे में। इसके बाद महत्वपूर्ण वन लाइनर देखेंगे जो कि इस टॉपिक्स के अंदर नहीं आए हैं, उनको मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिया है ताकि कोई भी एक भी लाइन यहाँ से छूटे ना। आपको सारी बातें इसी वीडियो में पता चल जाए, आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हो जाए। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको फिर से बता दूँ, कल आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट, कल शाम को। ठीक है, इसी समय। अब देखिए, कत्यूरी शासक, जानकारी का स्रोत कहाँ है इनका कत्यूरी शासकों का? तो वह है लोक गाथाएं। कहीं बोला जाता है ये कत्यूरी शासक कोई थे नहीं, कार्तिकेयपुर के ही राजा थे जो कि कत्यूर घाटी में आकर शासन कर रहे थे, इसीलिए ये कत्यूरी कहलाए। ठीक है, तो लोक गाथाएं और जागरों में इनका स्रोत पता चलता है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, कई सारे कत्यूरी शासक छोटे छोटे टुकड़ियों में बट गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उनमें से ही देखिए क्या होता है, जब कत्यूरी शासक टूट जाते हैं, छोटे छोटे वंशों में टूट जाते हैं, तो वही कत्यूरी शासक कुमाऊं में राज कर रहा होता है। एक कत्यूरी शासक छोटा जो रहता है वो गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी में राज कर रहा होता है। ठीक है, और एक कहाँ कर रहा होता है राज? काली कुमाऊं में। तो वही बाद में क्या होता है, वहीं से सोमचंद की स्थापना हो जाती है, चंद वंश की, और यहीं से कनकपाल के द्वारा पंवार वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इस वंश के कुछ प्रमुख शाखाएं। तो अशकोट में रजवारों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया, डोटी में मल राजाओं ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। ये सभी कौन थे? ये बोला जाता है कि सभी कत्यूरी थे।
आसंती देव ने कत्यूर राज्य में अपना राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, तो कत्यूर में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। किसने? आसंती देव ने। इसने अपनी राजधानी जोशीमठ से हटाकर रणचूला कोट में ये स्थित इसने कर दी। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था, आसंतदेव वंश का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदेव, और इसे अत्याचारी एवं कामुक शासन बोला गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तैमूर लंग ने जब हरिद्वार पर आक्रमण किया 1398 में, तो इस समय ब्रह्मदेव शासन कर रहा था और ब्रह्मदेव ने ही तैमूर लंग के साथ यहाँ पर युद्ध किया था, जिसके साथ ही इस वंश के जो आसंतदेव का वंश था यहाँ पर कत्यूर में, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने चंद्रवंश वाली वीडियो में पढ़ा है कि ब्रह्मदेव ने तो सोमचंद को कब का गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, तो डेट्स के ऊपर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको जब हम डिटेल में जाएंगे तब इसको बारीकी से देखेंगे, अलग अलग बुक्स का जब अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रह्मदेव को बोला गया है और ब्रह्मदेव ने ही तैमूर लंग से युद्ध किया था जब उसने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, जागरों में इसे वीरमदेव या वीरदेव भी बोला गया है। हो सकता है ये ब्रह्मदेव कोई दूसरा रहा हो, वो ब्रह्मदेव दूसरा रहा हो, क्योंकि वो वाला ब्रह्मदेव कहाँ राज कर रहा था? काली कुमाऊं में, और ये युद्ध कहाँ कर रहा है? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार या इधर गढ़वाल के क्षेत्र में तो उस समय भानु प्रताप था ना, चांदपुर गढ़ी में। चलिए अब देखते हैं कुमाऊं का चंद्रवंश। देखिए कुमाऊं के चंद्रवंश को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अलग से उसकी वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कंप्लीट वहाँ से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम केवल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, जितना बुक्स में दिया है उतना इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चंद्रवंश का संस्थापक किसको बोला गया है? सोमचंद। देखिए बुक में थौरचंद दिया गया है, लेकिन सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक है और आयोग इसी को आंसर मानता है। राजधानी चंपावत थी इनकी, अल्मोड़ा। बाद में राजधानी कौन लेकर गया? देखिए लेकर गया था भीष्मचंद, लेकिन अगर पूछेगा स्थापित किसने कराई तो बालो कल्याण चंद ने 1563 में। ठीक है, तो चंद्रवंश की राजधानी कब बनी है? 1563 में बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, चंद्रवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो तुगलक जो वंश था उस वंश के किसी राजा ने, ठीक है, नहीं कि फिरोज तुगलक ने इसको गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण कब हुआ था? देखिए कुमाऊं पर जो रोहिल्ला आक्रमण हुआ था ये 1743-1744 में होता है, कल्याण चंद चतुर्थ के टाइम पर। इस समय क्या होता है, हमने चंद्रवंश वाली पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है कि वहाँ पर कैसी कैसी घटनाएं हुई थी, क्या हुआ था। 8 महीनों तक यहाँ पर रहा था। फिर शिवदेव जोशी जाता है कल्याण चंद के पास पैसे मांगने के लिए, वो उसको देता नहीं है। तो पूरी कहानी यहाँ पर लाकर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ना है, हमको केवल रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए कुमाऊं पर रोहिल्ला आक्रमण 1743 में होता है 1744 से, यानी कि 8 महीने तक यहाँ पर रोहिले राज करते हैं। इन्होंने कुमाऊं चंदों को हरा दिया था और कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रदीप शाह ने इनकी मदद करी, रोहिल्लों को पैसा दिए, 3 लाख रुपए दिए, तब जाके रोहिल्लों ने कुमाऊं पर अपना अधिकार छोड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रोहिल्ला आक्रमण किसके टाइम पे हुआ? कल्याण चंद चतुर्थ के 1743 में। और किसने मदद करी? प्रदीप शाह ने। कल्याण चंद्र चतुर्थ का एक प्रसिद्ध कवि भी था जिसका नाम था शिव कवि, और इसी ने कल्याण चंद्रोदयम की रचना करी है। ठीक है, अगला है रुद्रचंद ने भी कुछ ग्रंथों की रचना की है। रुद्रचंद ने त्रैवाणिक धर्म निर्णय की रचना की है। उषा रुद्र गोदिया नामक ग्रंथ की भी रचना की है। किसने? रुद्रचंद ने। ठीक है, रुद्रचंद ने ही शयनिक शास्त्र जो कि पक्षी आखेट पर बेस्ड है, उसके ऊपर भी इसने अपनी रचना की है। किसने? रूपचंद ने। चंदों का राज्य चिन्ह क्या था? चंदों का राज्य चिन्ह गाय था, लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद को छोड़कर। गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से ही पता चल रहा है कि उसका राज्य चिन्ह गरुड़ रहा होगा। ठीक है, और वो विष्णु का उपासक भी था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्राम प्रधान की नियुक्ति का भी शुरुआत किसने करी? ये नियुक्ति भी चंदों ने ही शुरुआत करी थी। ठीक है, जहांगीरनामा और शाहनामा में चंदों का उल्लेख किया गया है। आपको प्रश्न आएगा इनमें से किस में, इनमें से जो मुगल कालीन इतिहासकार हैं, जो ये साहित्य हैं जहांगीरनामा और शाहनामा, इनमें से किस में चंदों का उल्लेख किया गया है? आपको ऐसे पूछा जाएगा। तो जहांगीरनामा में भी किया गया है और शाहनामा में भी किया गया है। ठीक है, 1790 में क्या होता है? हवाला बाग का युद्ध होता है गोरखाओं और चंदों के मध्य में। अंतिम चंद राजा रहता है महेंद्र चंद, ये पराजित हो जाता है और कुमाऊं पर गोरखाओं का आधिपत्य स्थापित हो जाता है 1790 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल शॉर्ट में हमने पढ़ा, जितना बुक्स में था हमने उसको केवल यहाँ पर उतना पढ़ा, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चंद्रवंश पढ़ना है तो आप जो प्रीवियस वीडियो है चंद्रकाल वाली, उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरे 62 राजाओं के बारे में पढ़ा है।
अब बात करते हैं कुमाऊं के कुछ प्रमुख किलों के बारे में। देखिए खगमरा का किला ये किसने बनाया? भीष्मचंद ने, अल्मोड़ा में स्थित है। लाल मंडी का किला कल्याण चंद ने बनाया, ये भी अल्मोड़ा में है। मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया, ये भी अल्मोड़ा में है। राजबोंगा का किला सोमचंद ने बनाया था, ये चंपावत में स्थित है। नैथणा का किला ये गोरखा कालीन है और ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़, जो फोर्ट मोएरा है, फोर्ट मोएरा इनमें से किसको बोला जाता है? फोर्ट मोएरा बोला जाता है लाल मंडी के किले को। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो फोर्ट मोएरा है उसका निर्माण किसने कराया? कल्याण चंद ने। ठीक है। शिरमोही का किला ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चंपावत में। बाणासुर का किला ये भी चंपावत में है और बाणासुर के किले को ही स्थानीय भाषा में मारकोट का किला भी बोला जाता है। गोल्ला चौड़ का किला कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। अब गढ़वाल के पंवार वंश के बारे में भी देख लेते हैं कुछ मोटी मोटी बातें। देखिए चांदपुर गढ़ में जो कि चमोली में स्थित है, वहाँ का राजा कौन था? भानु प्रताप। उसने फिर आया कनकपाल 887 में कनकपाल गढ़वाल आता है, बोलते हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और धार नगरी गुजरात से ही आया था। ठीक है, और कनकपाल के साथ भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी कर दी। चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, 888 में। पंवार वंश के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बन चुकी है, आप वहाँ से जाके पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने पूरी सारी जो है लगभग 2 घंटे की वो वीडियो है और पूरा हमने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, राजधानी कहाँ स्थित थी इनकी? चांदपुर गढ़ में थी, क्योंकि सोमचंद ने चांदपुर गढ़ के अंदर जो ये कनकपाल था इसने यहाँ पर इसकी स्थापना कर दी थी पंवार वंश की। चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ राजधानी स्थानांतरित करी अजय पाल ने 1512 में। ठीक है, और फिर 5 साल के बाद अजय पाल ने देवलगढ़ से राजधानी कहाँ ले गया? ये श्रीनगर में ये राजधानी को ले गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अजय पाल जो था ये पंवार वंश का, इसको सबसे प्रतापी शासक बोला जाता है और ये पंवार वंश का 37वां शासक था और इसी ने कत्यूरी शासकों से स्वर्ण सिंहासन भी छीना था। ठीक है, कत्यूरियों का जो सोने का सिंहासन था वो किसने छीना था? अजय पाल ने। शाह लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम पंवार शासक जिसने अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि ली थी, बलभद्र शाह, और इसे ये उपाधि लोधी वंश से मिली थी। ठीक है, ये बोला गया है कि लोधी वंश के किसी राजा ने इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। शाहजहां का आक्रमण। अब देखिए गढ़वाल पर शाहजहां का आक्रमण भी होता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1635 में शाहजहां ने क्या किया था? गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण के लिए सेना भेजी थी और उस सेना का सेनापति था नवाजत खान। ठीक है, उस समय गढ़वाल का शासक था पृथ्वीपति शाह और पृथ्वीपति शाह क्योंकि उसी समय गद्दी पर बैठा था और छोटा भी था उम्र में, तो उसकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी उसकी माता कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती। तो रानी कर्णावती ने नवाजत खान और उसकी सेना को पकड़ लिया था, उसको हरा दिया था और बोला जाता है कि इसकी सैनिकों के पकड़कर उसके नाक कान कटवा दिए थे। ठीक है, इसलिए इनको नाक काटी रानी भी बोला जाता है। तो आपको पूछा जाएगा गढ़वाल में किसे नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है? वो है रानी कर्णावती। किसकी संरक्षिका थी ये? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, सुलेमान सिकोह को शरण किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। देखिए जब उसके बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जहां पर दारा सिकोह मारा जाता है, हरा देता है। ठीक है, औरंगजेब उसका पुत्र दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह फिर गढ़वाल क्षेत्र में भागकर आता है और उसको शरण देता है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, 1658 की ये बात है। इसी के साथ 2 प्रसिद्ध चित्रकार जो होते हैं श्यामदास और हरिदास, वो भी उत्तराखंड में आते हैं और गढ़वाली चित्र शैली की भी शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। तो ये सारी बातें हम पंवार वंश की जो वीडियो है उसके अंदर कर चुके हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण। देखिए गोरखाओं ने गढ़वाल पर कैसे आक्रमण किया? पहले उन्होंने क्या किया? 1790 में कुमाऊं में तो आ चुके थे गोरखे। 1791 में अगले ही साल उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लंगूरगढ़ की संधि हो गई। लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? 1791 में। किस किस के मध्य में हुई? तो गोरखाओं और जो गढ़वाल नरेश था प्रद्युमन शाह, इनके मध्य में ये हुआ। दूसरी बार आक्रमण इन्होंने 1803 में किया, जब गढ़वाल में पहले से ही आपदा आई हुई थी। उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण कर दिया और फिर इन्होंने जो पंवार वंश था उसको भी यहाँ पर इन्होंने समाप्त करने की पूरी कोशिश कर चुके थे ये। ठीक है, इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। फिर क्या हुआ? जब टिहरी में राजा हार चुके थे प्रद्युमन शाह, वो फिर भागकर देहरादून गए और फिर वहाँ के खड़ुबड़ा मैदान में अंतिम युद्ध होता है गोरखाओं और पंवार शासक के बीच, जो कि खड़ुबड़ा का युद्ध बोला जाता है 14 मई 1804 को, जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और पूरा गढ़वाल किसके अधीन हो जाता है? गोरखाओं के। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे कि गोरखा शासन पढ़ेंगे पहले ऐसे ही, और उसके बाद हम जो आधुनिक काल है, स्वतंत्रता आंदोलन हो जाएगा, उत्तराखंड के आंदोलन हो जाएंगे और जो अन्य आंदोलन चले थे आधुनिक काल, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको आधुनिक काल में कहाँ से पढ़ेंगे हम? गोरखा काल से लेकर के जो राज्य गठन है वहाँ तक। ठीक है,
अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं जो ऊपर हमने टॉपिक्स पढ़े उनके अंदर नहीं आ पाए थे। ठीक है, पहला, किस घाटी से पाषाणकालीन शवगार और कप मार्क्स मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? रामगंगा घाटी से। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से मानव अपने भोजन की पूर्ति कैसे करता था? तो वो शिकार करके करता था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो प्रमुख स्रोत था भोजन का वो क्या था? वो था शिकार। स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है? तो स्कंद पुराण में हमने ऊपर केवल 2 पढ़े, मानस खंड और केदार खंड, लेकिन अगर आपको पूछेगा कितने खंडों का उल्लेख किया गया है, उसमें है 5। कौन कौन से? नेपाल, जालंधर, कश्मीर, मानस खंड और केदार खंड। ठीक है, तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो हरिद्वार, जिसको माया क्षेत्र बोला गया है, वहां से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को बोला गया है केदारखंड। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत, जो कि विभाजन रेखा है केदारखंड और मानसखंड की, से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या बोला गया है? उसको मानसखंड बोला गया है। ठीक है, केदारखंड के लिए गढ़वाल शब्द कब अस्तित्व में आया था? यह आया था 1515 में अजयपाल के टाइम पे। ठीक है, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? देखिए, उत्तराखंड में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था अधिक, ये खसों के समय में हुआ था। ठीक है, किरात के वंशजों की भाषा क्या है? तो किरात हैं, किरात जाति है, यहाँ पर पहले यहाँ पर रहती थी, तो उनकी जो वंशज है उनकी भाषा है मुंडा। और कहाँ पर ये रहते हैं? आस्कोट और डीडी हाट में अभी भी वर्तमान में निवास करते हैं। बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये निर्माण कराया था सील वर्मन ने। किन राजाओं ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था? वो थे तोमर राजा। ठीक है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो पूर्वी उत्तराखंड पर तोमर राजाओं ने अधिकार कर लिया था, और दक्षिणी उत्तराखंड पर जो चौहान नरेश था, विग्रहराज, उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो पूर्व में तोमर और दक्षिण में कौन आ गए थे? चौहान। किस वंश के अवसान पर कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई? ये बोला जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश के, जो उनका जब ये समाप्त हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, कौन से शासक गिरिराजक चूड़ामणि यानी कि चक्रवर्ती सम्राट के पद से विभूषित थे? तो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे कार्तिकेयपुर शासक। पश्चिमी नेपाल के शासक अशोक चल ने किस वर्ष कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने 1191 में आक्रमण किया था, और नेपाल का ही क्राचल देव था जिसने 1223 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। किन पवार शासकों के समय में तिब्बती हमले हुए थे? तो वो थे कौन? मानशाह और महीपति शाह। तो मानशाह और महीपति शाह के ही टाइम पर तिब्बती हमले होते हैं। ठीक है, तो आप फिर से मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक परमार वंश वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि महनशाह के टाइम पे क्या हुआ था, कौन महनशाह का सेनापति था, कौन महीपति शाह का सेनापति था। ठीक है, वो सारी बात आपको वहाँ पर डिटेल में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जो हम पढ़ रहे थे, बुक वाइज पढ़ रहे हैं, और आज हमने ऐतिहासिक अध्ययन पढ़ा। उत्तराखंड का पहला पार्ट था हमारा। दूसरे पार्ट में हम आधुनिक काल पढ़ेंगे, यहीं से आगे चलेंगे गोरखा काल से लेकर के नए राज्य गठन तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।